नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होते ही मंगलवार शाम एग्जिट पोल के नतीजे जारी हुए। अधिकतर एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। अनुमानों के अनुसार एनडीए को 130 से 167 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 70 से 103 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को लगभग 0 असर दिखा है, जिसे 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। मैट्राइस के सर्वे में एनडीए को 147 से 167 और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पी मार्क ने एनडीए को 142 से 162, महागठबंधन को 80 से 98 सीटें बताई हैं। पीपल्स पल्स के मुताबिक एनडीए को 133 से 159 और महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य स्ट्रेटजीज ने एनडीए को 130 से 138 और महागठबंधन को 100 से 108 सीटों का अनुमान दिया है। वहीं दैनिक भास्कर ने एनडीए को 145 से 160 सीटों के साथ बढ़त में दिखाया है। कुल मिलाकर सभी सर्वे इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान समाप्त होने के बाद आए अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया गया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इन अनुमानों को पूरी तरह खारिज कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा कि एग्जिट पोल केवल एक अनुमान होता है और इसे अंतिम नतीजा मान लेना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन ने जनता तक अपने मुद्दे सही तरह से पहुंचाए हैं तो नतीजे निश्चित रूप से उनके पक्ष में होंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पार्टी एग्जिट पोल पर टिप्पणी नहीं करती, बल्कि असली चर्चा नतीजों के बाद होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है और जनता इसका जवाब नतीजों में देगी। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि वास्तविक नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे और जनता बदलाव के पक्ष में फैसला देगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे एग्जिट पोल्स पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जनता ने तय कर दिया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में नीतीश लहर चली है और 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा कि बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि जनता ने विकसित बिहार और विकसित भारत के लिए वोट दिया है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि एनडीए एग्जिट पोल में आगे है और 14 नवंबर को सच्चाई सामने आएगी। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि जनता ने एनडीए के पक्ष में वोटिंग की है और परिणाम में यह साफ दिखेगा। हालांकि ये केवल एग्जिट पोल हैं, असली नतीजे 14 नवंबर को मतगणना के बाद आएंगे। दिल्ली में लाल किले के नजदीक सोमवार शाम को हुए धमाके पर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए घातक धमाके से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। उन्होंने बयान में आगे कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति हम गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस घटना पर कई देशों के नेताओं ने दुख जताया है और पीड़ितों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। फरीदाबाद में पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को पाकिस्तान स्थित जैश के महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारतीय शाखा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह संगठन मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के नेतृत्व में काम कर रहा है। शाहीन की कार से पुलिस ने राइफल और गोला बारूद बरामद किया। शाहीन लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली हैं और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी थीं। उन्हें 9 नवंबर की रात फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि उनकी कार में हथियार छिपाए जाते थे। उनका मुख्य सहयोगी पुलवामा का डॉक्टर मुजम्मिल गनी था, जिसके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिले। अब तक इस मामले में 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 डॉक्टर शामिल हैं। जिनमें 3 डॉक्टर शामिल हैं। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में कमजोर हुए जैश-ए-मोहम्मद ने अब महिला विंग के जरिए भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू की है। शाहीन की गिरफ्तारी ने इस नए आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मंगलवार को जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली। शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान दर्ज किया गया, जिसे बम्पर वोटिंग कहा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उम्मीद जताई कि यह आंकड़ा 70% तक पहुंच सकता है।
वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बम्पर मतदान का मतलब है बम्पर जीत। खास बात यह रही कि सीमांचल क्षेत्र में इस बार वोटिंग रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। किशनगंज में शाम 5 बजे तक 76.26% मतदान हुआ, जो पूरे बिहार में सबसे अधिक था। वहीं सबसे कम 57.11% वोटिंग नवादा में दर्ज की गई है। महिलाओं की लंबी कतारों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सीमांचल के जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है और यहाँ लगभग 20 सीटों पर असर पड़ता है। कई जिलों में गया, जमुई, बांका, पूर्णिया और कटिहार में 60% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारी मतदान विपक्षी गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि एनडीए के लिए यह चुनौतीपूर्ण संकेत है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के लाल किला कार विस्फोट मामले में दूसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और एजेंसियों को निर्देश दिया कि इस घटना में शामिल हर अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। शाह ने एक्स पर लिखा कि लाल किला कार विस्फोट पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस कृत्य में शामिल हर व्यक्ति को हमारी एजेंसियों की कड़ी फटकार का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास लाल बत्ती पर हुई इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जांच एनआईए को सौंपी गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में छापेमारी कर 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें डॉक्टर उमर उन नबी के 3 रिश्तेदार भी शामिल हैं। उमर वही डॉक्टर है जिनकी खरीदी हुई हुंडई i20 कार विस्फोट में इस्तेमाल हुई बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग में कई जगहों से धांधली की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि अब तक केवल एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई। आरजेडी ने मोतिहारी, इमामगंज और बगहा के कई बूथों पर चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि मोतिहारी के बूथ 229 और 230 पर बीजेपी एजेंट मतदाताओं को पर्ची बांटते हुए वोट प्रभावित कर रहे थे। इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इमामगंज के बूथ 78 और 79 और 60 पर जीविका दीदियों और प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर वोटरों पर दबाव डालने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा वोटिंग से पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बीजेपी उम्मीदवार और चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता को ग्रामीणों को पैसे बांटते देखा गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। नोखा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी पर भी आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी की लालटेन सिंबल वाली वीवीपैट पर्चियां कूड़ेदान में मिली। इन घटनाओं से बिहार में चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि अब तक बीजेपी या जेडीयू की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में हुई जोरदार वोटिंग के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा है कि मन गदगद है, मेरे बिहार ने कमाल कर दिखाया है। हर जगह से बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति, हर वर्ग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ये क्रम रुके नहीं, ये कदम थमे नहीं। तेजस्वी ने कहा कि आपकी उंगली की नीली स्याही आपके भविष्य को स्वर्णिम बनाने का कार्य करेगी। आपका दबाया हुआ एक बटन अगले 5 सालों के आपकी शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि, शांति और भविष्य को तय करेगा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को यह भी आदेश दिया है कि वे इन राज्यों और बिहार की एसआईआर के संबंध में उनके समक्ष दायर याचिकाओं को स्थगित रखें। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी कांड के एक हत्या और रेप मामले में सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। यह वही कांड है जो 2005 और 6 में नोएडा के निठारी गांव में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार करते हुए उसकी दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने सुनाया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी किया जाता है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की सजा बरकरार रखी थी, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मामलों में उसे बरी कर दिया था। कोहली के वकील युग मोहित चौधरी ने बताया कि 13 मामलों में फांसी की सजा में से 12 में वह पहले ही निर्दोष साबित हो चुके थे। अब अंतिम मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्दोष मान लिया। चौधरी ने कहा कि सभी सबूत फर्जी थे और किसी बड़े व्यक्ति को बचाने के लिए कोहली को फंसाया गया था। एक भी सबूत ऐसा नहीं था जिसके आधार पर किसी को सजा दी जाए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.